हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए हम लोग लास्ट 3 मंथ में जो एमसीक्यू का रिवाइज कर रहे हैं वो हमारा क्लास नंबर 20 है। अभी तक ऑलरेडी हम लोग 321 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग 322 से लेकर 350 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फुल टेस्ट नंबर चौथा है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 3 टेस्ट हमारा फुल टेस्ट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों बोला, in this type of settlement the entire village area is dotted with several small hamlets or homesteads, all of which are rectangular in shape and connected to a central hamlet through basic unpaved path. Which of the following rural settlement pattern is described in the passage? बोल रहा है 4 बस्ती का दिया है टाइप, उसमें से बोल रहा है कौन सा बस्ती के बारे में बताया गया है कि पूरा गांव कई छोटे छोटे पल्लियों या वासभूमि क्षेत्रों से घिरा हुआ है जो सभी आकार में आयताकार होते हैं। बुनियादी कच्चे रास्ते के माध्यम से एक मेन गांव होता है, उससे वो जुड़ा होता है। तो किसका वर्णन है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं एमॉर्फस सेटलमेंट, जहाँ पे एक बड़ा सा गाँव होगा और छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गाँव जो है इससे कोई पैटर्न से नहीं, बस इधर उधर इरेगुलर तरह से जुड़े रहेंगे। उसको बोलते हैं एमॉर्फस सेटलमेंट। अनाकार, कोई आकार नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप स्टेटमेंट भी देख के पता कर सकते थे कि अनपेड पाथ है। ठीक है, सेंट्रल हेमलेट से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और भी जो बाकी सेटलमेंट हैं, क्लस्टर्ड, लीनियर और सर्कुलर, वो क्या क्या होता है। लीनियर तो आपको पता ही, एक लाइन होगा और उस मेन हाईवे के बगल में ऐसे ऐसे घर होगा, उसको लीनियर सेटलमेंट बोलेंगे। सर्कुलर कैसा होगा? तो गोल टाइप का होगा। क्लस्टर्ड में तो क्लस्टर बना रहेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रूरल सेटलमेंट का पैटर्न है, अलग अलग टाइप का। लीनियर पैटर्न मतलब एक रोड रहेगा, उसके दोनों तरफ घर रहेगा, इसलिए लीनियर मतलब लाइन में। क्रॉस पैटर्न मतलब 2 रोड रहेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस में, और इधर इधर आपका घर होगा जहाँ क्रॉसिंग के इर्द गिर्द। ठीक, स्टार लाइक मतलब एक मेन शहर होगा और उससे अलग अलग लाइन जाएगा। ठीक है, तो उसको स्टार मतलब स्टार जैसा दिख रहा होगा। डबल पैटर्न इस टाइप से रहेगा, एक मेन रिवर टाइप का कुछ जाएगा और फिर इधर से रोड रहेगा, उसको डबल पैटर्न बोलते हैं। क्रॉस सर्कुलर पैटर्न मतलब सर्कुलर टाइप का डेवलपमेंट होगा, एक सर्कल के अगल बगल रहेंगे, दिख रहा होगा आपको। ठीक, और टी शेप मतलब टी शेप का रहेगा। देखिए इधर एक ऐसा गया, एक ऐसे गया, तो इसको टी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। बोल रहा है इंडिया है रिसेंटली सबमिटेड इट्स 4th बाइनियल रिपोर्ट, अपडेट रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन होता है क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पे अपना चौथा बाइनियल अपडेट रिपोर्ट दिया है। ठीक है, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट क्या होता है? बाइनियल अपडेट रिपोर्ट का मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कितना कर रहे हैं और हमको कितना करना चाहिए, उसके लिए अपना देता है कि हमारा टारगेट क्या है ना। तो बोल रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ग्रीन हाउस गैस का जो हमारा एमिशन होता है दोस्तों, ठीक है, वो घटा है। अगर हम 2019 से 2020 के कंपेयर में देखेंगे तो लगभग 8% हमारा घटा है। ठीक, अगर हम क्षेत्र के आधार पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, सिंपल बात है, हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट्स एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, या फिर गैस को जला के या ऑयल को जला के जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ एमिशन होता है? हमारा एनर्जी सेक्टर से। ठीक, दूसरा हमारा एग्रीकल्चर से होता है। ठीक है, मीथेन निकलता है, प्लस फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब निकलता है जो ग्रीन हाउस गैस है, और इंडस्ट्री से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप 3 हमारा जो एनर्जी है, हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। ठीक है, फिर अगर हम एमिशन इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा घटा है। एमिशन इंटेंसिटी अगर घटता है, इसका मतलब हम लोग अच्छे से जो है एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस उतना एमिशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एमिशन इंटेंसिटी हम लोग जो है 2005 से लेकर 20 तक अगर बात करेंगे तो 36% हम लोगों ने घटा दिया है। ठीक है, और फिर हम जितना भारत में एनर्जी जनरेट करते हैं उसका 55% एनर्जी हम लोग जनरेट किससे करते हैं? फोसिल फ्यूल से। किससे करते हैं? फोसिल फ्यूल से। और 45% के आसपास एनर्जी जो हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन से, नॉन फोसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं। ठीक,
फिर अगर हम बात करेंगे कि कितना हम कार्बन, आपने ये सब क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि भारत ने पता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट था कि 2000 मतलब जो है 20 के आसपास 30 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, एमिशन इंटेंसिटी को 35% करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 36% अचीव कर लिया है। हम लोग बोले थे कि हम लोग जो है 35% से 40% के आसपास जो है हमारा फॉसिल फ्यूल हम लोग नहीं, नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करेंगे। तो अभी हम लोग वो भी सुधार लिए हैं। हम लोग 45 से 46% के आसपास एनर्जी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ हमने बोला था कि 2.5 बिलियन 1.5 से 2 बिलियन टन के आसपास हम लोग जो है CO2 एमिशन के लिए कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग 2.29 बिलियन टन का CO2 एमिशन के लिए कार्बन सिंक बना चुके हैं 2021 तक। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम एमिशन, गलत है। हमने बताया भी किसमें जनरेट होता है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एनर्जी भारत में, एनर्जी सेक्टर, मतलब पहला गलत है। पहला गलत है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया। दोनों ऑप्शन में 3 है, इसका मतलब थर्ड जो है वो सही होगा। क्या है देखते हैं। बोल रहा है द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट डिकेड। हाँ घटा है ना, 36%। पहले ज़्यादा है, जितना एमिशन इंटेंसिटी होगा वो उतना नुकसान है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, घटाएं एमिशन इंटेंसिटी, मतलब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हो, नहीं घटा दिए। कितना घटा दिए हैं, 36% घटा कर ले आए हैं, इसलिए ये सही है। फिर बोल रहा है द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी मोर देन 50%। अभी हमने देखा नॉन फॉसिल फ्यूल कितना है, 45 से 40% के आसपास। ठीक है, इसलिए दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है आपका स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि हमको पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रिपोर्ट था, 4th बाइनियल रिपोर्ट था। 2 साल में एक बार हम लोग उसमें रखते हैं। ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है उसी के तहत ये सारा चीज़ रखा जाता है। कि पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने जो बोला था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, वो भी देख लेते हैं कितना बोला था। तो देखिए दोस्तों, जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था तो हम लोगों ने 2030 तक के लिए टारगेट रखा था। क्या रखा था कि एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे 33 से 35%। 2005 में जो था उसके 2030 तक 33 से 35% घटा देंगे। फिर हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल जो ये एनर्जी यूज़ करेंगे, गैस, जीवाश्म ईंधन, सोलर, विंड, ये सब 40% पूरे एनर्जी का जनरेट करेंगे। और कार्बन सिंक मतलब पेड़ पौधा लगा के जो हम लोग CO2 को सिक्वेस्टेशन करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसमें 2.5 से 3 बिलियन टन करेंगे। ये 2015 का था, हम लोगों ने उसको अचीव कर लिया। इसलिए हम लोग टारगेट बढ़ा दिए 2022 में कि ये बोले कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, 45% एमिशन इंटेंसिटी को घटा के कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 50% फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल से, गैर जीवाश्म ईंधन से करेंगे। ठीक है, और बाकी ये जो पेड़ पौधा वाला था वो सेम है तुम्हारा, आपका मतलब 2.5 से 3 बिलियन टन करने का। समझ में आया। तो ये हम लोग अचीव कर लिए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये नया टारगेट हम लोग का है। NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर देश जो है यूनाइटेड नेशन के पास रखता है कि कितना हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपना योगदान देंगे। और ये आपका बाइंडिंग नहीं होता है, फोर्सफुली आपको नहीं होता है, हम लोग खुद से जो है उसको रखते हैं। तो भारत अच्छा प्रोग्रेस उसमें निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर एमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया। बोला 2024 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ से आए थे। ठीक है, तो बांग्लादेश है, अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर आँख मूंद कर भी देखोगे तो सबसे कम किस में होगा, सबसे नज़दीक से कौन सा देश है, मतलब सबसे जो है नज़दीक टूरिस्ट कहाँ से आएंगे, अपने नज़दीक से आएंगे। जैसे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन जाता होगा, जाहिर सा बात है कि इंडिया से ही ज़्यादा लोग जाते होंगे। अगर पूछेगा कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा कौन जाएगा, तो इंडिया से जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर रहता है UK भी रहता है और इंडिया भी रहेगा, और दोनों मान लो पॉपुलेशन बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे UK, क्योंकि UK के नज़दीक है स्विट्ज़रलैंड। समझ में आ रहा है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आएंगे भारत में, बताओ। सबसे नज़दीक का देश कौन है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे होगा बांग्लादेश। ठीक है, राइट। उसके बाद अब देखो अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। तो चारों का चारों जो है वो आपका टॉप 5 में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक कंट्री है कनाडा। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आता है, फिर अमेरिका से, फिर UK से, फिर कनाडा से, और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया से। ये टॉप 5 का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप 5 में कौन आता है, ये तो आते ही, कनाडा भी आता है। 24 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, ये बताइए कि साउथ एशिया दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है कौन से देश में जाते हैं, बताइए।
और इंडिया का क्या पोजीशन है बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी BSNL है, मान लो ये मतलब इंडिया की कंपनी है, कोई भी, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, इंडियन कंपनी, ठीक है। ये चाहती है कि अमेरिका मतलब विदेश से पैसा उठाना, विदेश से पैसा उठाना चाहती है। तो विदेश से अगर पैसा उठाना चाहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, विदेश के शेयर मार्केट में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन वो रजिस्टर नहीं करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, ऐसी कंपनी, या अमेरिका का मान लो शेयर मार्केट है, USA का शेयर मार्केट है, तो ये क्या करेगी, BSNL जो है अपना शेयर ऐसी कंपनी को बेचेगी या ऐसी बैंक को बेचेगा जो क्या करेगा, इंडिया ये कंपनी शेयर खरीद लेगा और उसको रजिस्टर करवा देगा। तो ये कंपनी, जाहिर सा बात है, ये USA में ही कोई रजिस्टर्ड कंपनी या बैंक होना चाहिए जो BSNL के शेयर को खरीद के शेयर मार्केट में रजिस्टर करेगा। फिर USA का जो इन्वेस्टर होगा, USA का इन्वेस्टर या वर्ल्ड का इन्वेस्टर जो होगा, ठीक है, वो इसको खरीदेगा। तो पैसा किसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा और ये पैसा इसको देगा और बदले में ये थोड़ा कमीशन चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो उसको ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर ये अमेरिका के बाज़ार में ऐसा करता है, ये इन्वेस्टर अमेरिका के बाज़ार से पैसा करता है, ये अमेरिका का इन्वेस्टर होता है, तो उसको हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। और जो भी पैसा आएगा वो उस देश के करेंसी में आएगा। जैसे अमेरिका में अगर इशू करेंगे तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोलेंगे और वो पैसा डॉलर में आएगा, ठीक है। यूरोप में करेंगे तो यूरोप में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट बोलेंगे और वो यूरो या पाउंड में आएगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इनेबल फॉरेन कंपनी टू रेज कैपिटल बाय लिस्टिंग ऑन द ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज। इसमें बोल रहा है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट विदेशी कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है। हमने बताया था बिना लिस्ट किए, खुद लिस्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ विदेशी कंपनी, अगर हम लोग जो है अमेरिका के लिए विदेशी है ना, तो क्या हम अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर रहे हैं पैसा उठाने के लिए? नहीं, ठीक है। तो ये गलत है। तो पहला गलत है। बोल रहा है इंडियन कंपनी आर नॉट अलाउड टू यूज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। गलत बात है। इंडिया की कंपनी अलाउ है और सेबी जो है वो अलाउ करता है। हाल ही में जो है इन्फोसिस ने मतलब 2013 के आसपास लगभग 3 मिलियन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को जो है इशू किया था। कहाँ पे? लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये वाला जो है वो गलत है। फिर बोल रहा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर्स हैव द सेम राइट एट द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। बोला जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो खरीदता है उसके पास सेम अधिकार होता है उस कंपनी के जो है शेयर धारक के बारे में लिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका सेम अधिकार जो है वो नहीं होता है। उनके पास जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। वोटिंग राइट किसके पास होगा? अमेरिका की कंपनी ने किसको बेचा था, मतलब इंडिया की कंपनी ने किसको शेयर बेचा था? इसको। और ये फिर बेचा था, लिस्ट किया था शेयर मार्केट में, फिर यहाँ से लोगों ने शेयर खरीदा। तो जो वोटिंग राइट है वो इसको मिलेगा, ठीक है। जो डिपॉजिटरी बैंक है ना, जो शेयर खरीदा है और रजिस्टर करवाए, इसको जो है वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। पैसा ही इसको मिलेगा, पैसा ही कमाएगा, लेकिन इसको आपका वोटिंग राइट इसको मिलेगा, ठीक है। जब तक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिपॉजिटरी बैंक के पास रहेगा, जब तक उसको हम लोग शेयर में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। जब तक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को शेयर में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर देते हैं, तब तक वोटिंग राइट जो है यही डिपॉजिटरी बैंक के पास रहेगा, ठीक है। वो आपका GDR होल्डर जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी से उसके पास नहीं जाएगा। इसलिए ये भी जो है वो गलत है, क्योंकि कंपनी के बाकी जो सामान शेयर धारक होते हैं उसके ऐसा अधिकार नहीं होता है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? D होगा, कोई सही नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। उसी तरह एक मसाला बॉन्ड होता है, तो मसाला बॉन्ड भी उसी तरह का है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रुपया में जो है वो पैसा उठाते हैं, उसको मसाला बॉन्ड बोला जाता है। डॉलर में नहीं उठाते हैं विदेश से पैसा। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंश्योरेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द ईयर 2000 इज इम्पोर्टेंट। बोल रहा है 2000 में, ठीक है, भारत में बीमा जो सुधार हुआ था वर्ष 2000 क्यों महत्वपूर्ण है? बीमा सुधार के संदर्भ में 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1999 एक्ट के अंडर में बनाया गया था इरडा संस्था। क्या बनाया गया था? इरडाई संस्था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। उसी के तहत इरडा बनाया गया था और वो पावर दे दिया गया था कि आप इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो है ये आता हमारा है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इरडा का हेड क्वार्टर है आपका
कहाँ है, तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, जिस तरह से शेयर मार्केट को रेगुलेट सेबी करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करता है, कैपिटल मार्केट को भी थोड़ा आरबीआई करता है, थोड़ा सेबी करता है, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, इरडा करता है। ठीक है, पेंशन फंड को कौन रेगुलेट करता है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि PFRDA का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसमें, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है स्टेचुटरी बॉडी बना था। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का ए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि LIC को प्राइवेटाइजेशन कब किया गया था। ठीक है, और अरे अभी तो LIC आपको पता है कि सरकारी संस्था है कि नहीं। अच्छा, ये और ये भी बताइए कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कब बना था, ये आप लिख के बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा। तो PM आशा जो है दोस्तों, उसके अंदर 3 स्कीम हमारा है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, PM जो आशा स्कीम है, इसके तहत 3 स्कीम है। ठीक है, PM आशा मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, नाम से ही पता चल रहा है, अन्नदाता मतलब किसानों के आय को संरक्षण कर ले। इसमें है प्राइवेट सपोर्ट स्कीम। प्राइवेट सपोर्ट स्कीम में क्या होता है, सरकार जो है किसानों से दाल, तेल और कोपरा मतलब नारियल जो है वो केंद्र सरकार उससे खरीदारी करती हमारा है। और केंद्र सरकार जो भी खरीदारी का खर्चा उर्चा है और लॉस अगर होता है स्टोर करने पे तो उसको वहन करती है, उसको बोलते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम। उसके बाद है दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, सभी तरह का तिलहन जो है इसमें कवर है, जिसके तहत सरकार MSP जिसको देती है उसमें इसमें कवर है। इसमें क्या होता है, फार्मर जो है डायरेक्ट जहाँ पे बेचना है वो अपना सामान बेच सकती है। ठीक है, और जो भी MSP से जितना भी उसने डिफरेंस में सामान बेचा उतना सरकार उसको दे देगी। जैसे किसानों को बोला जाता है कि आपको जितना बेचना है बेचो। मान लीजिए सरकार ने बोला कि ऑयल पे MSP हम दे रहे हैं मान लो 30 रुपया पर kg। ठीक है, मान लो ऑयल सीड पे, ठीक है, ऑयल सीड मतलब ठीक 30 रुपये की, सरसों वरसों पे MSP हम 30 रुपये देंगे। किसान मान लो मार्केट में बेचेगा और किसान मान लो बेच रहा है 20 रुपये में, 20 रुपये में किसान अपना बेच रहा है। ठीक, तो बाकी का जो डिफरेंस हुआ ना, कितना हुआ, 10 रुपये, तो सरकार बोलेगा 10 रुपये हम देंगे। मतलब सरकार किसानों से कुछ खरीद नहीं रहा है, किसान को फ्रीडम दिया गया कि आप मार्केट में बेच लो, जो भी डिफरेंस आपको होगा सेलिंग प्राइस और MSP के अंतर वो हम आपको दे देंगे। उसके को बोलते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, मूल्य अंतर भुगतान योजना। उसके बाद तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें क्या हो रहा है, सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर को बोल रहा है कि आप जो है किसानों से प्रोक्योर कीजिए। ठीक है, और इसको अभी तिलहन के लिए बोला गया है कि राज्यों का ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है इसमें आइए और प्राइवेट लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए, और प्राइवेट लोगों को बोलिए कि आप जो है किसानों को खरीदारी कीजिए। ठीक है, ताकि सरकार पे बोझ कम पड़े। ठीक है, तो ये 3 स्कीम को मिला के प्रधानमंत्री आशा योजना है, जिसमें है प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और पायलट टू प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये जब ये लॉन्च किया गया था तो इसका जो बजट था दोस्तों वो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास था। तो पढ़ते हैं, बोल रहा था प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम्स हैव मर्ज्ड इनटू PM आशा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पहले प्राइस सपोर्ट स्कीम था और प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम था, दोनों मर्ज करके PM आशा हम लोग लेके आए, ये सही है। ठीक, अभी प्रेजेंट में इस स्कीम के अंदर 3 स्कीम है। बोल अंडर द PM आशा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू एग्जेम्प्ट ऑल स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ PSS ऑपरेशन। बोल रहा है इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट को सारा जितना भी सरकार, राज्य सरकार टैक्स वैक्स लगाती है PSS पे, उसको छूट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो उसकी चीज़ है उसको वो सही है, जितना इसमें से केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जो है जितने भी वो ड्यूटी टैक्स वैक्स लगाता है। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम MSP ये सब में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो या गोदाम में या बेचने पे, उसको जो है वो छूट दे देगा, ताकि सरकार पे, अब टैक्स पे छूट दे देगा, टैक्स नहीं लेगा अगर सरकार ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जाहिर सा बात है उसका खर्चा जो है वो कम लगेगा। नहीं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में अगर सरकार टैक्स लेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा होगा और सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। टैक्स ही सरकार ले रहा है और जो खरीदारी और जो पैसा भी दे रहा है वो भी सरकार दे रहा है। एक तरह का मतलब समझ लो कि टैक्स पेयर का ही पैसा इधर से उधर हो रहा है। तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक पेमेंट टू फार्मर्स विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है कि जो है राज्य सरकार को देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट की जो प्राइमरी एजेंसी है ना, वो 1 महीना के अंदर नहीं, जब भी किसानों से वो सामान खरीदारी कर रही है, प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो उसके 3 दिन के अंदर उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ना कि 1 महीना, इसलिए ये वाला गलत है। तो बोल रहा है कितने स्टेटमेंट सही है, 2 ही स्टेटमेंट सही है हमारा दोस्तों, 27 का ऑप्शन होगा बी।
ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 28। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेटेंट इन इंडिया। भारत में पेटेंट के लिए हमारे पास इंडियन पेटेंट एक्ट है, ठीक है, 1970 का, जिसके तहत भारत में जो पेटेंट दिया जाता है 20 साल के लिए, और उसको आप रिन्यू भी कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी आप रिन्यू करोगे वो कोई नॉर्मल मतलब सामान्य चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल चीज़ नहीं होना चाहिए, वो एक यूनिक चीज़ होना चाहिए, ठीक है। और भारत में प्रोडक्ट पे भी पेटेंट मिलता है और प्रोसेस पे भी, दोनों पे ही पेटेंट हमारा मिलता है, ठीक है। लेकिन वो इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बोल रहा है द टर्म्स ऑफ एवरी पेटेंट ग्रांटेड इज 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया है पेटेंट के लिए, उस समय से लेकर 20 साल तक आपको एक बार में पेटेंट हमारा मिलेगा, ठीक है। और पेटेंट एक स्टैच्यूटरी राइट होता है, क्योंकि हमारे पास 1970 का कानून है, कानून के तहत आपको वो दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो है बिना आपको रॉयल्टी दिए उस सामान को नहीं बना सकता है, क्योंकि आपने उस पर पेटेंट ले लिया है। फिर बोल रहा है ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। भारत में बोल रहा है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो हो पेटेंट हमारा जो है वो नहीं है। तो ये सही है, भारत में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो पेटेंट नहीं है। और क्या क्या पेटेंट नहीं है, जैसे भारत में जैसे और जो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वो पेटेंट नहीं है। एटॉमिक एनर्जी को लेके आप अगर कोई इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो वो पेटेंट नहीं है। प्लांट और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के वो सब पेटेंट नहीं। हाँ, बीज बीज का पेटेंट जो है वो हमारा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो सही है। उसके बाद बोल रहा है इन इंडिया ओनली प्रोडक्ट बेस्ड पेटेंट आर ग्रांटेड नॉट प्रोसेस बेस्ड पेटेंट। तो ये गलत है, इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट दोनों मिलता है। क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 1 और 2। देखो, प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी प्रोसेस यूज कीजिए, आप ये वाला चीज़ नहीं बना सकते हो, मतलब ये चीज़ बनाने का आपको आज़ादी नहीं है, क्योंकि इस पर पेटेंट ले लिया गया है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोडक्ट पे पेटेंट हो चुका है। प्रोसेस पेटेंट का मतलब क्या हुआ, आप ये प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते, भले आप सामान कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। जैसे मान लीजिए मैगी ने अगर पेटेंट ले लिया, ठीक है, तो आप मैगी का सामान नहीं बना सकते। अगर उसने प्रोडक्ट पेटेंट लिया है तो मैगी के उत्पाद पे, अगर उसने प्रोसेस पेटेंट लिया है तो मैगी जिस प्रक्रिया से बनता है उस प्रक्रिया पे उसका पेटेंट है, आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करना है तो रॉयल्टी दे के यूज कर सकते हो। तो 28 का मतलब रॉयल्टी मतलब परमिशन देकर पैसा देके। तो 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। तो इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट दोनों मिलता है। कोई भी चीज़ को पेटेंट तभी बोलेंगे जब वो नोवेल होना चाहिए। नोवेल मतलब एक नवीन चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप्स उसमें, इन्वेंशन उसमें होना चाहिए, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। और पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3 और 4 के अंदर में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 3 और 4 जो है हमारा पेटेंट एक्ट का, वो ये बोलता है कि किन चीज़ों में पेटेंट नहीं मिलेगा और कब पेटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के बारे में हमारा प्रश्न है। तो देखो, हो क्या रहा है कि भारत सरकार ने जितना भी, आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका राशन दुकान होता है, तो सरकार क्या कर रहा है कि 600 हमारा लगभग ज़िला है, तो 600 ज़िला में लगभग जो है 600 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोग रिटेल शॉप है उसको सरकार मॉडर्नाइज कर रहा है और मॉडर्न फैसिलिटी को वहाँ पे दे रहा है। वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के लिए इनपुट और सर्विस सारा चीज़ मिलेगा किसानों के लिए, ठीक है। और ये किसका है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको सामान वामान मिलेगा, फर्टिलाइजर्स ये सारा मिलेगा। इसीलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ हमारा फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है उसके अंदर में ये हमारा स्कीम है, ठीक है। इसमें यही मकसद यही है कि जो भी आपका गांव के लेवल पे, शहर के लेवल, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तालुका के लेवल पे जो भी आपका फर्टिलाइजर शॉप है उसको हम लोग मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप बनाएंगे और वन स्टॉप शॉप बनाएंगे। मतलब वहाँ पे सारा चीज़ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनपुट और कोई भी अगर सेवा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, एडवाइस मिल जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, ये सारा चीज़ आपको एक छत पे कम रीजनेबल प्राइस पे आपको भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसानों को और भी सुविधा दी जाएगी। वहाँ पे उसको जो है मिट्टी का चेक होगा और वो किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देगा। मतलब सभी चीज़ों के लिए एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख भी लेते हैं उसका फोटो। तो ये देखिए है, ये है आपका प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग गांव लेवल पे जो भी फर्टिलाइजर शॉप है उसको हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाएंगे
और यहाँ पे किसानों को एग्रीकल्चर इनपुट देंगे, बीज देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, ठीक है, ताकि छोटे छोटे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ग्रुप में अगर किसानों को भाड़ा पे कोई मशीन लेना है वो भी सुविधा देंगे। अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि अच्छा किसान पद्धति क्या है खेती करने का, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी देंगे और रेगुलर जो है रिटेलर का क्षमता निर्माण भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह का आपको दिखेगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो देखते हैं, बोल रहा है इट विल प्रोवाइड द टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर सॉइल सीड्स एंड फर्टिलाइजर, तो सही है। दूसरा बोल रहा है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गलत है, ठीक है। रसायन मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। बोला इट इशू सॉइल हेल्थ कार्ड टू द फार्मर, ठीक है, किसानों को मृदा कार्ड भी देगा, स्वास्थ्य कार्ड। बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है दोस्तों वो है हमारा केवल 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मतलब 330वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट पुल्ड अप अथॉरिटी फॉर अनरेगुलेटेड सोप स्टोन माइनिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोप स्टोन। तो हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फटकार लगाया सरकार को कि आप सोप स्टोन का माइनिंग को मतलब सरकार को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, तो सोप स्टोन के बारे में हमारा है। तो बोल रहा है इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। तो देखो सोप स्टोन को आपने सुना होगा स्टीएटाइट भी बोलते हैं। जो हड़प्पा में जो सील बना होता था दोस्तों वो स्टीएटाइट से ही होता था, बहुत ही चिकना टाइप का होता है, तभी नाम है इसका सोप स्टोन, ठीक। और ये मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सा रॉक है ये? मेटामॉर्फिक रॉक है जो टाल्क से बना होता है, टाल्क या टाक से बना होता है, एक तरह का मिनरल है, ठीक है। इसको कॉस्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में इसमें यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको चूँकि पत्थर है तो पत्थर के साथ माइका वाइका भी इसमें रहता है, ठीक है। अभी हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं और उसमें थोड़ा और देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो मिलता है, ठीक है, वो आपका राजस्थान में मिलता है 57% के आसपास और उत्तराखंड में मिलता है 25% के आसपास, ठीक है। कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूपांतरित चट्टान है, ना कि अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो इट ये सेडिमेंट्री रॉक, तो गलत है। बोला इट हैज एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल, जाहिर सा बात है भाई, नाम ही है इसका सोप स्टोन, तो है होगा ही कॉस्मेटिक ये सब में। फिर राजस्थान अकाउंट पर ओवर 50%, हाँ राजस्थान में 55% के आसपास है और आपका उत्तराखंड में 25% के आसपास, तो ये भी ठीक है, ठीक है। राजस्थान टॉप पे है और उसके उत्तराखंड है। तो बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों इस तरह का स्टेटाइट होता है, चिकना चिकना, ठीक है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। ये पत्थर अलग अलग कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं दोस्तों। बोल रहा है द मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट MCA ऑफन सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 331, ऑलरेडी हमने 3 टेस्ट कर लिया। तो MCA जो है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, मॉडल रियायत समझौता न्यूज में रहता है, उसके बारे में क्या है, ठीक है। तो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट दोस्तों एक तरह का स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सेवा शर्त होता है वो उसमें लिखा होता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और क्लैरिटी रहे कि कोई आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहा है तो सरकार और प्राइवेट प्लेयर के बीच में जो है वो आपका क्लैरिटी रहे एक एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। ये आपको हाईवे पोर्ट्स ये सब बनाने में यूज किया जाता है। तो जो हमारा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है उसमें लिखा होता है कि कौन कितना रिस्क लेगा, पब्लिक कितना किस चीज़ का लिख लेगा, मतलब सरकार किस चीज़ का और प्राइवेट लोग किस चीज़ का रिस्क लेगा। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कितना शेयर, कितना जो है पैसा कमाएगा प्राइवेट प्लेयर, कितना वो यूज़र चार्ज लेगा, है ना। जैसे हाईवे बनाया तो हाईवे को चलाने के लिए मान लो कितना टोल टैक्स लेगा प्राइवेट प्लेयर, सरकार के साथ कितना बांटेगा, कितना उसको एनुअटी मिलेगा, वो सारा चीज़। कंसेशन पीरियड होता है कि प्रोजेक्ट अगर मान लो समय से पहले अगर ख़त्म हो गया, ठीक है, तब या फिर कितने समय के अंदर जो है उसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, तो वो सारा चीज़ इसमें लिखा होता है, उसको मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं हमारा है। PPP प्रोजेक्ट के लिए ये सब यूज होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। और संरचना के विकास में सार्वजनिक जो है निजी भागीदारी के संदर्भ में ये यूज होता है। बाकी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके लिए तो हमारा DTAA है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो तो इसके बारे में नहीं है। रेगुलेटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसके लिए भाई हमारे पास जो एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, तो ये सारा चीज़ है, तो वो भी कोई मतलब नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसके संदर्भ में यूज हमारा नहीं होता है। तो 331 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 332। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल
सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। तो वैश्विक व्यापार और वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में एक चीज़ न्यूज़ में रहता है, उसका नाम है वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये आपका IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मिल के लेके आता है। ये देखता है किसी देश का जो वित्तीय हमारा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, वो कितना मजबूत है और कितना व्यापक है, उसके बारे में वो देखता है, ताकि वो देश जो है फेल होने के कगार पे तो नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वहाँ पे तो क्राइसिस तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा वो लोन जो है लेके चुका नहीं पाएगा। तो उसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मिल के वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम करता है। ठीक है, और फिर जो है फिर उसके आधार पे ये आपको एडवाइस भी हमारा देता है। जो डेवलप्ड देश होते हैं, जो एडवांस कंट्री होती है, उसमें सिर्फ IMF करता है, और जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे अमेरिका है, सॉरी इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, और जो डेवलपिंग है उसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर हमारा करता है। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था दोस्तों 2010 में। ठीक है, 2010 में फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका बनाया गया था। कौन बनाया था? IMF के अंदर ये बनाया गया था। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2010 में इसको बनाया था। ठीक है, इंडिया भी जो है इसमें 25 ज्यूरिसडिक्शंस है। 25 ज्यूरिसडिक्शन मतलब 25 देशों को मोटा मोटी ये कवर करता है, तो उसमें से इंडिया भी एक देश शामिल हमारा है। ठीक है, तो सभी IMF मेंबर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, 25 देशों के लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, जो बड़े बड़े देश हैं और जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्री है। तो बोल रहा है इट और पहले डेवलप्ड के लिए तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बोल रहा है इट इज़ ए ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये सही है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF का ज्वाइंट प्रोग्राम है। फिर बोला इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द IMF मेंबर एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 4 कंसल्टेशन। तो नहीं, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ 25 देशों के लिए मैंडेटरी हमारा है। ठीक है, तो ये गलत होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमको, तो हमारा जो स्टेटमेंट सही है दोस्तों वो है सिर्फ ऑप्शन एक ही, केवल एक हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 332 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 333। ठीक, बोल रहा है रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड ए नेसेंट अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी UDG which is forming at the tip of the longest known tidal rail extending from NGC 3785 galaxy. Tidal tails are observed during which one of the following process? और हाल ही में जो एस्ट्रोनॉमर खगोलविद थे उन्होंने एक देखा नया चीज़ को खोज किया, उसका नाम था UDG मतलब अति विस्तृत आकाश गंगा। ठीक है, इस तरह हमारा मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी क्या होता है, जिसमें बहुत सारा यूनिवर्स होता है, मतलब बताओ बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है, तो उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। जो बहुत सारा स्टार होगा, ठीक है, तारा वारा होगा, तो उसको गैलेक्सी बोला जाता है। और एक यूनिवर्स में बहुत सारा जो है वो हमारा गैलेक्सी जो है वो रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया UDG के बारे में देखा गया, जो आपका NGC 3785 गैलेक्सी से निकल रही थी, उसके टिप पे थी, जो एक टाइडल टेल है। तो टाइडल टेल क्या होता है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो टाइडल टेल क्या होता है दोस्तों? जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब टाइडल फोर्स, जब दो गैलेक्सी नज़दीक आ जाता है, तो चूँकि दोनों में ग्रेविटी होता है, तो क्या करता है, एक दूसरे के मास को एक अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो ज़्यादा जाहिर सा बात है, जो नज़दीक होगा और ज़्यादा मास होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे के मास को खींच लेगा। मास मतलब उसका जो वजन है उसको खींच लेगा। ठीक है, उसके कारण जो है वो टाइड्स टाइप का बन जाता है, उसी को टाइडल टेल हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्लोज इनकाउंटर्स है और मर्जर है दो गैलेक्सी का, उसी से आपका टाइडल टेल हमारा बनता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं कि टाइडल टेल कैसे होता है। Visible to astronomers since it stretches across space like a cosmic bridge. According to a statement from the European Space Agency, a new shot from the Hubble Space Telescope reveals the dynamic nature of tidal tails at work, providing a fascinating new perspective on the captivating trio. When two galaxies gravitationally interact, they create a long, slender tail of gas, dust, and stars. The third member of Wild's triplet lies just beyond the field of the Hubble picture. But a tidal tail from one of the two foreground galaxies seems to link the pair. About 200 million light-years from Earth, in the constellation Virgo, are where you'll find the two foreground galaxies that make up Wild's triplet. The background galaxy is unconnected to the triplet and is located at a great distance. Paul Wild, an astronomer collaborating with Caltech professor Fritz Zwicky in 1953, was the one who made the first discovery.
ARP's Atlas of Peculiar Galaxies, and Medor and ARP's A Catalog of Southern Peculiar Galaxies and Associations. Both include 3. ARP 248 is only one of several out-of-the-ordinary galaxies included in these collections. Others have an unusually large number of arms, or some other strange features. The great news is that the Hubble Space Telescope is now sifting through the galaxy catalogs. The image of the Wilds triplet was taken by the telescope's advanced camera for surveys, which is looking for targets worthy of further study with more powerful telescopes, like the James Webb Space Telescope, and the Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, or ALMA, in Chile. Projects such as Hubble's tour of ARP galaxies help scientists narrow down potential targets for additional in-depth investigations, which is crucial given the scarcity of astronomers' telescope time. To focus on the most important goals and make the most of limited resources, it helps to know in advance what it is about a target that makes it unique. Let us know what you think in the ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट सिस्टम। तो विश्व व्यापार नीति के संदर्भ में स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के बारे में हमारा प्रश्न है दोस्तों। स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट को हम लोग एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसके तहत उन सारे बिजनेस को जो अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में जिनका नाम बहुत होता है, उसको सरकार एक सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो इसको एलिजिबल है, सभी लोग इसके एलिजिबल हैं, ठीक है। चाहे वो गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो उसको स्टेटस होल्डर मिल जाता है। तो मतलब समझ लो वो एक तरह रिकॉग्नाइज्ड है। तो कोई व्यक्ति, अगर कोई बिजनेसमैन को ये वाला सर्टिफिकेट मिला हुआ है या कोई कंपनी को, तो अगर विदेशी कंपनी देखती है कि नहीं इसके पास एक्सपोर्टर स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट है, मतलब वो अच्छा है, सरकार उसको मान्यता दी हुई है, मतलब वो अच्छा होगा तभी तो मान्यता दिया होगा। तो इसके लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो है पिछले 2 से 3 साल का आपके पास डेटा भी कम से कम होना चाहिए कि आप जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक था या नहीं था। तो पिछले, ठीक है, ठीक। तो 4 साल का इसमें जो है वो देखा जाता है और 4 साल में आपका कम से कम 2 साल में जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले 4 साल में से 2 साल में आपका, 1 साल तो करंट वाला और 3 साल पहले, तो टोटल 4 साल में से कम 2 साल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। और इसके तहत आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है आपको प्रिविलेज भी मिलता है, जो सरकार नीति जो लेके आती है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके तहत आपको जो है प्रिविलेज भी मिलता है, रियायत भी मिलता है, ठीक है। इसमें जो है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक आपको दिया जाता है, रेटिंग हमारा है, ठीक है। तो जो भी एक बार सर्टिफिकेट आपको देगा तो वो आपको इस सर्टिफिकेट इशू होने के 5 साल तक उसका वैलिडिटी आपको रहेगा, लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, री एक्सपोर्ट मतलब कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे हो, उसमें कुछ मॉडिफाई करके फिर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आपको खुद से बना के खुद से वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रॉ मटेरियल ला सकते हो, लेकिन कोई चीज़ बाहर से लाए फिनिश प्रोडक्ट और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो बोल रहा है कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स। मैंने बोला गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, इसलिए गलत होगा। फिर बोला स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 5 ईयर, हाँ 5 साल के लिए मिलेगा, ये सही है। फिर बोला स्टेटस होल्डर शैल बी एलिजिबल फॉर द प्रिविलेज। जाहिर सा बात है भाई, बढ़िया लोग हैं, सर्टिफिकेट अच्छे लोग को मिलता है तो उसको रियायत भी तो मिलेगा, तो विदेशी नीति के तहत उसको विशेषाधिकार भी मिलेगा, प्रिविलेज भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी सही है। तो आंसर जो करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे वही पूछा है कितने सही हैं, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी पॉइंट मैंने जो बताया वो आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 35। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोवो वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोवो वायरस के बारे में, ठीक है। तो देखो हाल ही में अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, यूएस का CDC बोलते हैं उसको, तो उसने जो है रिपोर्ट किया कि भाई नोवो वायरस का जो केस है वो बढ़ रहा है। नोवो वायरस को हम लोग स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोमक हम लोग फ्लू भी इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको स्टोमक बग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमक फ्लू या स्टोमक बग, BUG, बग मतलब कीड़ा होता है, ठीक है। तो नोवो वायरस लेकिन फ्लू से रिलेटेड नहीं है, इसका नाम तो जरूर ये है स्टोमक फ्लू या स्टोमक बग, लेकिन ये आपका नोवो वायरस जो है वो आपका कोई फ्लू से रिलेटेड नहीं है। फ्लू जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, लेकिन नोवो वायरस जो है वो एक तरह का समझ लो पेट का बीमारी टाइप का है। ये कोई आपको वायरस से मतलब कोई इस टाइप का समझ लो कि बुखार टाइप का इसमें नहीं है। इसमें आपका जो बॉडी पेट है या जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा हो जाता है।
है। तो बोल रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टोमक फ्लू, तो सही स्टोमक फ्लू होता है। फिर बोल रहा है और नोवा वायरस जो होता है वो उस इन्वायरमेंट में रहता है, वो ठंडे टेम्परेचर भी जा सकता है दोस्तों, और हम सर्वाइव कर सकता है नोवा वायरस, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में भी वो 60 डिग्री सेल्सियस में भी उसको कुछ नहीं होगा, वायरस डेंजर रहेगा, ठीक है। इसमें वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ये सारा चीज़ है। और ये आपको फैलता कैसे है, तो फीकल से फैलता है, मतलब पॉटी वॉटी से फैलता है, और ओरल रूट से, मतलब छींकने विकने से, माउथ से भी फैलता है, फूड से फैलता है, आदमी से आदमी इसका कांटेक्ट हो सकता है, और इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ये जनरली 1 से 3 दिन में खुद व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और वायरस भी जो है वो आपको कुछ दिनों तक रह सकता है। तो हाथ मिलाने से, टच करने से, मुंह से, डायपर वाइपर चेंज करने से, उससे भी आपको होता है, ठीक है। कोई कंटेमिनेटेड सरफेस है उसको टच करने से भी मतलब वायरस फैल जाएगा वो। फिर नो वायरस कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम का इन्वायरमेंट, गलत है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट ठंडे में वगैरह में भी सर्वाइव कर सकता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये भी सही है। कितने कथन सही हैं, तो दोनों कथन सही है, केवल 2 होगा। देखिए नोरो वायरस जब होगा तो माइल्ड फीवर, चिल्स हो सकता है, लेथार्जी आलस लगे, सर दर्द, वोमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया और बॉडी में पेन हो सकता है। चूँकि वायरस फैलता है टच चीज़ करने से, छींकने भी, हाथ वाथ धोने से, ठीक है, सैनिटाइज़र ये सब यूज करने से, ठीक है, और चीज़ों को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करने से 60 डिग्री से ऊपर, तो वो सब नष्ट वष्ट हो जाता है। तो आंसर हो गया 35 का ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। इंक्रीज लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में तरलता में वृद्धि, तरलता मतलब अगर पैसा आ रहा है मार्केट में तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ईजियर एक्सेस टू कैपिटल, पूंजी तक आसान पहुंच, और डिक्रीज बर्डन ऑफ फॉरेन डेट, और विदेशी ऋण का बोझ कम होना। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द रूपी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो कैपिटल अगर फुल हम लोग कन्वर्टेबल कर देंगे तो उसका क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे रुपया का, मतलब कोई व्यक्ति कैपिटल अकाउंट में, आपको पता है कैपिटल अकाउंट किस में हम लोग बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो उसमें कैपिटल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट लोन। तो अगर बैंकिंग के फील्ड में, मतलब कोई व्यक्ति अगर इंडिया से आना चाहेगा, इंडिया में अकाउंट खोलना चाहेगा तो कितना भी डॉलर लेके आ सकता है, रुपया लेके यहाँ से जा सकता है, विदेश में अकाउंट खोलने के लिए कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसको फुल अकाउंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब जितना FDI आप इंडिया में डॉलर में लाना चाहते हो, उसको रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हो, या विदेश यहाँ से लेके डॉलर बाहर ले आना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं होगा, उसको फुल अकाउंट बोल दिए कैपिटल अकाउंट में। और लोन मतलब जितना पैसा बाहर से लेना चाहते हो, ठीक है, डॉलर या रुपया में, वो ला सकते हो, ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उसको भी फुल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन भारत में फुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो भैया बताइए बाहर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, वही होता है लिक्विडिटी दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब ये सही होगा। फिर ईजियर एक्सेस टू कैपिटल, आसानी से लोन वोन भी मिल जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ठीक। तो ये भी ठीक है, पूंजी भी मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बोला डिक्रीज बर्डन ऑफ फॉरेन डेट, दोस्तों विदेशी ऋण का बोझ कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से लोन लेना जब आसान होगा तो भाई हमको लोन पे और बोझ बढ़ जाएगा ना, कम थोड़ी ना होगा, होगा क्या कम, बताओ, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा, राइट। हमारा वो सिंपल समझिए, अगर आपको अलाउ रहे कि जितना अधिक से लोन लेने का, तो लोन बढ़ेगा ना, कर्जा कम थोड़ी ना होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, केवल 2 ही सही है। इसके अलावा अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी होगा दोस्तों, तो हमारा जो रुपया डॉलर, हमारा जो रुपया होगा और डॉलर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन आ जाएगा, वॉलेटिलिटी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डॉलर अगर आ जाएगा तो रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा इंडिया से डॉलर बाहर चला जाएगा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए वॉलेटिलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी। इसलिए भारत सरकार जो अलाउ नहीं करता। इसके लिए तारापुर कमेटी बैठी थी, तारापुर कमेटी ने बोला कि कुछ कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तब जाके कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी करने के लिए। लेकिन अभी चूंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं है, उसमें कंडीशन था कि इन्फ्लेशन को इतना करना, फिजिकल डेफिसिट इतना हो तब करो, तो ये सारा अभी चूंकि फुलफिल नहीं, इसलिए भारत जो है कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करता है। हमारा जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, है ना, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, वो उसका मेन कारण यही था कि उन्होंने कैपिटल फुल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दिया था। लेकिन भारत जो है नहीं अलाउ किया था, इसलिए भारत जो है वहाँ पे जब क्राइसिस हुआ था तो भारत उससे, मतलब उसको, भारत को नहीं हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वो रवि रेफरेंस टू द ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में तिलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूरा ग्राउंड नट कैन बी कल्टिवेटेड बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप, पूरा मूंगफली को हम लोग रबी और खरीफ दोनों में कर सकते हैं। फिर ग्राउंड नट कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन, बोला कि मूंगफली का जो
होता है वो तिलहन में सबसे ज़्यादा होता है, मूंगफली होता है। बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ खरीफ ऑयल सीड जो है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो अधिक है रबी ऑयल सीड की तुलना में। ठीक, तो पहला देखिए जो मूंगफली है दोस्तों वो दोनों में हम लगा सकते हैं, खरीफ में भी और रबी में भी, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, हम लोग इसमें लगभग समझ लीजिए कि 80% हम लोग खरीफ में लगाते हैं, ठीक है ना, और उसका 20% के आसपास जो है हम लोग उसको रबी में ही लगाते हैं, लेकिन लगाते दोनों में, कोई डाउट इसमें नहीं है। फिर बोल रहा है ग्राउंड नट जो है लार्जेस्ट ऑयल सीड है, ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो आपको पता है सबसे ज़्यादा बादाम का तेल का मतलब मूंगफली के तेल का यूज़ करते हो या सरसों का तेल का, बताओ। कोई भी बोल देगा भाई सरसों का तेल का, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सरसों का, वो तिलहन में बात करें तो। उसके बाद होता है आपका सोयाबीन, और तीसरे नंबर पे आता है आपको मूंगफली, और चौथे नंबर पे आता है आपको कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो सबसे नंबर पे क्या आएगा सरसों, दूसरे पे सोयाबीन, तीसरे पे ग्राउंड नट, इसलिए ये गलत होगा। सबसे ज़्यादा मूंगफली नहीं है तिलहन में। फिर बोल रहा है खरीफ ऑयल सीड जो है वो ज़्यादा है रबी ऑयल सीड के कंपेयर में, तो ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं बताओ। हमारा 2 कथन सही है, ओनली 2 हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पे होता है, क्या गुजरात में होता है या कहाँ होता है, बताओ लिख के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर होगा ऑप्शन 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मतलब 338 नंबर। बोल रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन रैंक 39 इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो इंडेक्स है दोस्तों उसको लेके कौन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो उसमें भारत का जो रैंक है वो क्या हुआ है 39 था, तो उसके बारे में पूछा है कि कौन लेके इसको आता है। ठीक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस रिपोर्ट को लेके आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, तो करंट अफेयर में PT 365 आप पढ़िए, उसमें कुछ जो रिपोर्ट होगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी करंट अफेयर हम लोग टेस्ट सीरीज के द्वारा उसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड के बारे में देखो, प्राइस स्टेबिलाईजेशन नाम से ही पता चल रहा है मूल्य स्थिरीकरण कोष। मूल्य स्थिरीकरण आपको पता है कि कुछ चीज़ों का जो मूल्य बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है ना, जैसे साग सब्जी है, फल फूल है, प्याज है, ठीक है, आलू है, उसका रेट बहुत ऊपर डाउन होता है। तो उसके रेट को स्टेबिलाइज करने के लिए भारत सरकार जो है एक प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड लेके आया है। ठीक है, तो राज्य सरकार जब रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, राज्य सरकार जब रिक्वेस्ट करती है तो केंद्र सरकार जो है अपने गोदाम से आलू का सप्लाई या प्याज का सप्लाई बढ़ा देता है। जब लगता है उसका मूल्य जो है बहुत कम हो गया है तो क्या कर, मूल्य बहुत ज़्यादा हो गया है तो प्याज और ऑयल का सप्लाई को बढ़ा देगा, ये सब चीज़ों का। या फिर अगर मूल्य बहुत कम हो गया है तो क्या करेगा, मार्केट से उतना प्याज लहसुन ये सब जो है वो ले लेगा, ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत सस्ता होगा किसानों को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में एक ये बनाया गया था प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। बाद में इस फंड को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय में इसको जो है दे दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। तो इस स्कीम के तहत जो है सरकार एक बफर बनाती है, स्टोरेज बनाती है, जहाँ पे उन चीज़ों को वो स्टोर करके रखती है जो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, इसे किसानों से डायरेक्ट सरकार खरीद भी सकती है। ठीक है, और फिर उसको स्टोर करके रख सकती है, फिर जब वॉलेटिलिटी होगा तो उसको सरकार उस चीज़ों को देगी। ठीक है, ठीक है, तो बोल रहा है इट एम्स टू रेगुलेट द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमोडिटी। तो कृषि बागवानी जिनों की जो है मूल्य अस्थिरता को विनियमित करना है, लक्ष्य है, सही है। इट प्रमोट डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द फार्मर एट फार्म गेट, तो इससे ये भी सही है, किसानों से हम डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सही जो पूछा है वो क्या होगा, दोनों सही है, 39 कैंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 19-20 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR के बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखो कंपनियां जो है वो समाज से ही संसाधन को लेती है। जैसे वो यूज कर रही है अगर मिनरल तो किसका है, सोसाइटी का है, तो इसलिए प्लस वो पॉल्यूशन करती है तो कौन नुकसान करता है, तो समाज। तो समाज को नुकसान जो हो रहा है उस नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कॉरपोरेट्स को, है ना। और उनको ये बोला गया है कि कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट का एक क्लाउज है 135, वो ये बोलता है कि कंपनियों को CSR करना पड़ेगा। तो किन कंपनी को CSR करना पड़ेगा, तो उन कंपनी को CSR करना पड़ेगा जिसका नेट प्रॉफिट कितना है, कम से कम अगर पिछले 5 साल में उसका अगर प्रॉफिट मतलब पिछले
ठीक है। अगर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, अगर आपका 5 करोड़ है, या फिर आपका नेट वर्थ, मतलब जितने पास उसका वर्थ है, अगर 500 करोड़ है कम से कम, या फिर उसका टर्नओवर, टर्न मतलब नेट टर्नओवर, जितना वो सामान बेच रही है, अगर वो आपका 1000 करोड़ के कम से कम है, अगर तीनों में से कोई कंडीशन वो कोई भी कंपनी फुलफिल कर रही है, तो उसको CSR करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? जितना भी उसका प्रॉफिट हुआ है पिछले 3 साल में, उसका कम से कम 2% उसको नेट प्रॉफिट का उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ेगा। तो वो कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है? तो एक्ट में ही लिखा गया है, ऐसे भूखमरी के लिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जेंडर इक्वालिटी के लिए, और भी बहुत सारा चीज़ों में वो कर सकती है। ठीक है। तो भारत जो है आपका समझिए पहला वर्ल्ड, विश्व में पहला देश था जिसने क्या किया था, CSR के लिए कानून बना के ले आया था। ठीक है। तो और कानून कब बना था? 2013 में। तो 2013 में कंपनी एक्ट के तहत जो है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया CSR को और लीगलाइज कर दिया, तो सही है। फिर बोल रहा आफ्टर फिनलैंड इंडिया बिकम द सेकंड कंट्री। नहीं भाई, भारत पहला देश है, ये गलत है। CSR जो बोल रहा है कि जो कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, 100 करोड़ नहीं है, कितना है भाई टर्नओवर? हमने देखा टर्नओवर 1000 करोड़ कम से कम होना चाहिए, या तो फिर नेटवर्थ 500 करोड़, या तो फिर प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम 5 करोड़। अगर तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होगा तो उसको जो है 2% अपना 3 साल के प्रॉफिट का CSR में देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 340 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग और भी 2-3 देख लेते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसानों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है। मतलब सारा चीज़ डिजिटलाइज कर देंगे, चाहे वो किसान का ज़मीन हो या फिर किसान का फसल का कितना लगाया, कहाँ लगाया, उसका सर्वे करेंगे। तो किसान को डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगा। रिमोट सेंसिंग का हम लोग यूज करेंगे, फसल का डेटा, ठीक है, मिट्टी का डेटा, वेदर का डेटा, ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है। तो बोल रहा है इशुएंस ऑफ फार्मर आईडी, किसानों को एक आईडी कार्ड देंगे इसके तहत। ठीक है। तो ये जो है हमारा वो सही है कि किसानों को जो है एक डिजिटल आईडी कार्ड हम लोग जो है वो आपका देने का बाद इसमें बोला गया है। फिर बोला गया है लोन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन। ऐसा नहीं है किसानों को ड्रोन खरीदने के लोन देंगे, ये कोई बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ हो गया, तो ये गलत है। फिर बोला डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। हाँ ठीक है ना, डिजिटल रूप से सर्वे करेंगे, इसमें अच्छा चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है। फिर बोल रहा है कि डोर स्टेप। अब वैसे भी देखिए भाई ड्रोन बहुत महंगा मिलता है, तो कितने लोगों को आप लोन दोगे? ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। और ड्रोन से किसान क्या करेगा? किसान जो है ड्रोन से क्या करेगा भाई? और थोड़ी खेत के ऊपर उसको छिड़काव करेगा नहीं ना। जो इंडिया में ऑलरेडी छोटा छोटा खेत है, गरीब किसान है, ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो ड्रोन का प्रयोग करे, क्योंकि उनको लोन वोन ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर डोर स्टेप एक्सेस टू इन पोस्ट हार्वेस्ट सप्लाई चेन। तो इसमें भी अब ये सप्लाई चेन से कहीं नहीं है कि डोर टू डोर स्टेप, ठीक है, तो और ऑलरेडी डिजिटल है तो डोर स्टेप कहाँ से होगा? ठीक है। तो ये वाला भी जो है वो गलत है। तो याद क्या रखना है भाई कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है सरकारी इनिशिएटिव है, जिसमें किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का बात बोला गया, डिजिटल तंत्र से। तो कितने मिशन सही हैं, है ना, कौन कौन सा चीज़ कवर है? ओनली 2 होगा। बाकी हम लोग फोटो भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो 341 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 4 सितंबर 2024 को जो है लॉन्च किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। 2817 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार कुछ पैसा देगी, लगभग आपको समझ लीजिए 1940 करोड़ रुपया, बाकी जो है और भी हम लोग अरेंज करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे किसानों के जीवन को सुधारने के लिए। इसमें एग्री स्टैक बनाएंगे, मतलब किसानों का रजिस्ट्री बनाएंगे, विलेज लैंड मैप का रजिस्ट्री बनाएंगे, क्रॉप कितना वहाँ पे लगता है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, फिर ताकि किसान को डिसीजन लेने में मदद हो। उसके लिए जियो स्पेशियल डेटा देंगे, है ना, भू स्थानिक डेटा। ड्राउट और फ्लड का मॉनिटर करेंगे, वेदर सेटेलाइट का डेटा यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बताएंगे, और क्रॉप यील्ड और इंश्योरेंस कैसे हम लोग अच्छा करें वो यूज करेंगे। तो ये सारा चीज़ सरकार का दी, ये बहुत ही अच्छा मिशन है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसान की पहचान के लिए एक आईडी दे देंगे, है ना, फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस विलेज मैप्स, क्रॉप जोन रजिस्ट्री। उसके बाद डिसीजन लेने में आसान हो उसके लिए ड्राउट और फ्लड का मॉनिटरिंग डेटा बेटा, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग करेंगे। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो 341 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 342।
बोला रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर NGHM इन विशाखापट्टनम। बोला हाल ही में भारत प्रधानमंत्री ने जो आंध्र प्रदेश में एक NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत में पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग ग्रीन चीज़ों से बनाते हैं। जैसे अभी आपको हाइड्रोजन चाहिए दोस्तों, तो ग्रीन हाइड्रोजन समझ लिए, ग्रीन हाइड्रोजन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन मिलता है। जैसे देखो H2O को जब तोड़ोगे तो H2 + O2 बनेगा। यही हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, अभी देखो ये पानी, जब हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ रहे हैं, तो हीट करने के लिए अगर आप कोयला को प्रयोग करोगे तो उससे ग्रीन हाउस गैस ये सब एमिशन होगा। तेल वेल से गर्म करके अगर तोड़ोगे तो अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा, तो जो हमारा हाइड्रोजन मिलेगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है हाइड्रोजन को लेते हो, लेकिन उसके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया को करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोग करते हो, सोलर, विंड। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस स्कीम के तहत भारत सरकार फोकस कर रहा है दोस्तों। इसको हम लोग 2023 में लॉन्च किए थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आता है और मकसद ये है कि भारत को एक हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन के लिए। हम लोग का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 5 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे प्रति वर्ष कितना जनरेट करेंगे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन? 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भारत सरकार उसी के स्कीम के तहत जो है मिशन के तहत प्रोग्राम चला है जिसका नाम है साइट प्रोग्राम, SIGST, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइजर है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार इंसेंटिव देगा। ठीक है, आपको पैसा देगा और ताकि आपका ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो। ग्रीन हाइड्रोजन इसमें हब भी बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन, उसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हो, फ्यूल सेल में, आप इसको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, फर्टिलाइज़र रिफाइनरी में, ट्रांसपोर्ट में, शिपिंग में, हवाई जहाज उड़ाने में, पावर जनरेशन में, कहीं भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक एनर्जी है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो बोल रही थी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ये पहल है, तो ये एकदम सही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा बोल रहा है टारगेट टू अचीव 10 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक प्रति वर्ष, तो गलत है, 5 मिलियन मीट्रिक टन है। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो एक ही आंसर हो जाएगा, केवल 1। आप थोड़ा फ़ोटो भी देख लीजिए, हम फ़ोटो इसलिए दिखा देते हैं ताकि बच्चों लोगों को कोई दिक्कत ना हो। माइंड जो है वो फ़ोटो को ज़्यादा देर तक याद रखता है, इसीलिए मैं हर फोटो क्वेश्चन के बाद जनरली कोशिश करता हूँ फ़ोटो दिखाने का ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अच्छा टीचर वही होता है दोस्तों जो चीज़ों को रटवाए नहीं बल्कि आपको समझा दे और आपके दिमाग में वो चीज़ घुसा दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ठीक है, नोडा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑब्जेक्टिव वही है कि हमको जो कार्बन हम लोग यूज कर रहे हैं उन सेक्टर को डीकार्बनाइज करना, एनर्जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जनरेट करना और एक्सपोर्ट भी करना। ठीक है, कंपोनेंट क्या है मैंने बताया, साइड प्रोग्राम है, नेशनल स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, और इसके अंदर एक और प्रोग्राम है, पार्टनरशिप है, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, सिप प्रोग्राम। तो आपसे पूछ सकता है कि साइट और सिप किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। 2030 तक टारगेट है कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष जो है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना, और 1 करोड़ फॉसिल फ्यूल पे जो हम लोग को खर्चा होता है 1 लाख करोड़ उसको सेव करना, 6 लाख रोजगार देना, और 50 मिलियन मीट्रिक टन जो CO2 हम लोग एमिट करते हैं सालाना उसको कम करना, ये भी मकसद है। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है अभी प्रेजेंटली कॉमर्शियली वायबल नहीं है, मतलब हम लोग वाणिज्यिक रूप से अगर प्रोड्यूस करेंगे उसको यूज करना जो है लाभ का चीज़ नहीं है, घाटे का सौदा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को भारत में अगर प्रोड्यूस करते हैं तो खर्चा जो होता है दोस्तों 350 से 400 किलो होता है। तो मकसद ये है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत कि इसको 100 रुपये प्रति केजी लेकर तभी यूज़ होगा ना। अभी CNG आपको मिल जाता है दोस्तों 70 रुपये 80 रुपये केजी। ठीक है, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो 350 से 400, तो कोई क्यों यूज करना चाहेगा अपने गाड़ी में। ठीक है, हालांकि एनर्जी ज़्यादा देगा लेकिन खर्चा भी तो ज़्यादा है, अभी हम लोग उसको इसलिए कम करके 100 रुपये प्रति केजी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन देखो ग्रे हाइड्रोजन होता है। ग्रे हाइड्रोजन मतलब क्या? नेचुरल गैस को जब हम लोग नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसमें हम लोग एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं? गैस को जला के। तो गैस हम जो कि फॉसिल फ्यूल है इसे CO2 ज़्यादा निकलेगा, उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और उससे क्या होगा? अब ईंधन जला रहे हो, यहाँ पर समझिए आप,
देखिए दोस्तों, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए और हाइड्रोजन के लिए। लेकिन जब हम लोग फोसिल फ्यूल यूज करेंगे, आप कोयला जलाओगे या कोई भी तेल जलाओगे तो CO2 भी तो निकलेगा। तो CO2 जब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हम लोग नेचुरल गैस जला रहे हैं और CO2 से जल के चला जाएगा, तो और हाइड्रोजन जो हमको मिल रहा है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जो ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा बस अंतर यही है कि जो CO2 मिल रहा है ना ऊपर, उसको हम लोग स्टोर करके ज़मीन में दबा देंगे, जिसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टोरेज करेंगे ताकि CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं जाए और ग्रीन हाउस गैस हमारा कम हो, ठीक। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, हम लोग जो सोर्स यूज कर रहे हैं ना नेचुरल गैस, वही यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे उसकी जगह ग्रीन एनर्जी, जैसे सोलर और विंड। तो जाहिर सा बात है, हम लोग उससे CO2 निकलेगा ही नहीं, तो स्टोर करने का ज़रूरत है ही नहीं। तो जो एनर्जी जनरेट हुआ उसको उस हाइड्रोजन को हम लोग बोल दिए ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, तो चलिए आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 342 का जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि ये हम जो आपको इंटरेक्टिव तरीका से पढ़ा रहे हैं, फ़ोटो दिखा के, पिक्चर दिखा के, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, चीज़ें लंबी समय तक याद रहे, आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरे साथ अभी से लेके प्रीलिम्स तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिए, चीज़ों को पढ़ लिए, MCQ, तो आसानी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्योंकि आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, ताकि आपको और भी फ्यूचर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने के कैपेबल हों, ठीक है। तो चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोग 342 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा क्लास लेने का और 30 से 40 क्वेश्चन करने का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल जो है आपका 375 क्वेश्चन तक हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग एक क्लास लेके 400 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक आपके लिए है कि 1 अप्रैल के आसपास हम आपके लिए एक क्लास लेके आएंगे, लगभग मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जो आपका लगभग 40-50 60 घंटे का क्लास होगा, जिसमें आपको एक वीडियो में सारा चीज़ रिवाइज करके हम दे देंगे, ताकि थ्योरी पोर्शन में जो आप बोलते हैं कि सर कौन सा बुक पढ़े या फिर रिवाइज करने में दिक्कत हो रहा है, आप एक 60-70 घंटे में आपका पूरा जो है UPSC का जो सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, वो रिवाइज हो जाए। और इधर से हम लोग MCQ के द्वारा ही सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। हमारा मकसद बस यही है कि जो बच्चे गाइडेंस की जिनको कमी है, उसके बाद जो सोर्स की कमी है, वो उन चीज़ों के अभाव में जो है उनका एग्ज़ाम ना निकले, ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं, ठीक। हम चाहते हैं कि भाई मेरे तरफ से जितना भी आपको मेहनत करना है, सोर्स देना है, सपोर्ट करना है, वो सारा आपको Zero IAS चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं कल।